तो बच्चों हमारा जो आज का टॉपिक है अमीन्स है। ये अमीन्स में जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो है दक्ष और गर्व। क्या आप दोनों को व्हाइट बोर्ड दिखाई दे रहा है? सर। गर्व अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मुझे फॉलो करोगे, दिख जाएगा आपको। सर दिख रहा है। दैट्स ग्रेट। ठीक है, तो मीन्स जो चैप्टर है हम जरा पहले इसके बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करते हैं बच्चों। तो ये इस चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट है बेसिक स्ट्रेंथ। बेसिक स्ट्रेंथ या आप कह सकते हो एक अच्छा बेस। ये एक अच्छे बेस की कहानी है। एक अच्छा बेस, ठीक है। तो एक अच्छा बेस कौन होता है? जिसके पास लोन पेयर हो। ध्यान रहे, जिसके पास लोन पेयर हो, जिसके पास लोन पेयर हो और नेगेटिव चार्ज हो, वो एक अच्छा बेस है। लोन पेयर या फिर नेगेटिव चार्ज, तो वो एक अच्छा बेस कहलाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो हमारे कोर्स में अगर हम समझें तो इस चैप्टर में जो कंपाउंड हमको देखने को मिलेंगे, सबसे पहले तो आप सबको मिलेगा अमोनिया। और हम सबको पता है अमोनिया के ऊपर लोन पेयर होता है। हम सबको पता होना चाहिए, पता भी है कि अमोनिया एक अच्छा लिगैंड होता है। और आप सबको पता है कि लिगैंड का मतलब इलेक्ट्रॉन रिच या नेगेटिव चार्ज का होना होता है, जो हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड डी एंड एफ ब्लॉक चैप्टर में पढ़ते हैं। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा इस चैप्टर में बच्चों बेंजीन के ऊपर NH2, और इसका हम सब नाम देते हैं बेंजामीन, या इसे हम कहते हैं बच्चों एनिलीन। बेंजामीन या फिर एनिलीन। इसके अलावा हमें देखने को मिल सकता है बेंजाइल अमीन। वी कैन सी बेंजाइल अमीन टू CH2NH2। बेंजाइल अमीन, बेंजाइल अमीन का फॉर्मूला ये रहा। हम सबको आना चाहिए कि भाई बेंजाइल अमीन जो है, बेंजाइल ग्रुप क्या होता है ये हमको पता होना चाहिए। तो हम कहते हैं बेंजाइल ग्रुप इज CH2 और ये डैश। इसके अलावा बच्चे हमें यहाँ पे देखने को मिलता है NHCOCH3। वी गेट NHCOCH3 ऑल्सो। NHCO NHCA NHCOCH3, इसे हम लोग कहते हैं दिस इज एसिटानिलाइड। दिस इज नोन एज एसिटानिलाइड। ACETANILIDE, एसिटानिलाइड हमको आना चाहिए। इसके अलावा हमें देखने को मिलेगा RCONH2। दिस इज नोन एज अमाइड। इसे कहते हैं अमाइड ग्रुप। ठीक है ना। अब बात करते हैं कि अच्छा बेस कौन हो सकता है। हमने आपको बता दिया। तो अगर पहला ही सवाल, अच्छा पहले सवाल का कॉन्सेप्ट क्या है? केबी और पीकेबी आपको इस चैप्टर में देखने को मिलेगा। केबी एंड पीकेबी। तो आपको क्या, आपको पता है कि केबी का मतलब होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर बेसिस। डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर बेसिस, इसे हम कहते हैं बच्चों, ये केबी होता है। और पीकेबी का मतलब होता है नेगेटिव लॉग, नेगेटिव लॉग ऑफ केबी। हमको ध्यान क्या रखना है कि जितनी बड़ी वैल्यू केबी की होगी, सब लोग ध्यान रखेंगे बच्चे, कि जितनी बड़ी वैल्यू केबी की होगी उतना अच्छा बेस, गुड बेस। और क्योंकि जब हम नेगेटिव लॉग लेते हैं केबी का, नेगेटिव लॉग ऑफ केबी, तो उसे हम कहते हैं कि वो कहलाता है पी के बी। वो कहलाएगा पी के बी। और पी के बी का सिंपल सा मतलब होता है गंदा बेस। तो जितनी बड़ी वैल्यू पी के बी की होगी, हम उसे कहते हैं कि वो एक गंदा बेस है, वो अच्छा बेस नहीं है। तो इस चैप्टर का सबसे फेमस सवाल, सबसे प्यारा सवाल आपसे पूछेगा, अमोनिया और एनिलीन में किसकी केबी वैल्यू बड़ी होती है? अमोनिया एंड एनिलीन में। अगर हम ध्यान से समझें तो हमको पता होना चाहिए कि अगर हम बेसिक स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, हम लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज को देखेंगे, तो हमें दिखाई दे रहा है कि दोनों ही केसेस में यहाँ पे लोन पेयर है। फिर अच्छा बेस कौन सा माना जाएगा? ये किसकी बड़ी वैल्यू केबी की होगी? तो हम कहते हैं कि अगर आप डोनेट कर पाए तो आप अच्छे बेस कहलाओगे। तो देखो यार, अमोनिया जो है, इस पे जो लोन पेयर है, बड़े आसानी से ये H+ जाके इस पे अटैक कर देगा। तो मतलब अमोनिया एक अच्छा बेस कहलाएगा, वो अपने लोन पेयर को H+ को डोनेट कर पा रहा है। अगर आप बात करो इस एनिलीन की,
तो एनिलीन में क्या होता है, यहां पर भी देखो लोन पेयर है, अब ये लोन पेयर बेंजीन में चला गया, क्यों? बिकॉज ये दिखाता है प्लस आर इफेक्ट, मतलब लोन पेयर तो था लेकिन कहां चला गया, बेंजीन में। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर कल को कोई H प्लस इस NH2 ग्रुप के पास आएगा तो उसको लोन पेयर नहीं मिल पाएगा। तो रीजन क्या हुआ बच्चे, तो हम कहते हैं कि ड्यू टू रेजोनेंस, ड्यू टू रेजोनेंस the lone pair present, the lone pair present on aniline, the lone pair present on aniline is not available for donation। रेजोनेंस की वजह से ये जो लोन पेयर एनिलीन पे है वो डोनेशन के लिए अवेलेबल नहीं है, क्योंकि वो रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में है। तो जब वो अपना लोन पेयर डोनेट नहीं कर पाएगा तो इसका मतलब हुआ कि जो केबी की वैल्यू है वो अमोनिया की ज्यादा अच्छी है। दक्ष समझ में आ गया, गर्व समझ में आ गया दोनों को? यस सर। ठीक है दक्ष, तुम्हें क्लियर है बेटा सारा? यस सर। ओके, सो नेक्स्ट इज, अब हम बात करेंगे लेट्स सपोज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन है, तो यहाँ पे ये होता है NO2, या हम कह सकते हैं COOH, या हम कह सकते हैं CHO, और या हम कह सकते हैं बच्चों SO3H। तो ये जो ग्रुप है अगर कल को ये बेंजीन पे लगे हैं तो वहां पे ये लगाएंगे -R इफेक्ट, और -R इफेक्ट का मतलब है टेंडेंसी टू विड्रॉ इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी टू विड्रॉ इलेक्ट्रॉन। तो मतलब ये ऐसे ग्रुप हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को खींचते हैं, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करते हैं। तो ये ग्रुप क्या करेंगे, दे डिक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ द रिंग, मतलब ये रिंग को और भी ज्यादा गरीब कर देंगे बच्चे। दे डिक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ द रिंग। ठीक है, आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इसमें ही तो हो गया। अब इसके अलावा लेट्स सपोज हमारे पास कभी मान लो एनिलीन है और अगर उसके उसके पैरा पोजीशन पर अगर CH3 लगा हुआ है तो इसका नाम होता है पैराटोलुडीन, ये आपको आना चाहिए। और लेट्स सपोज हमारे पास दूसरा केस है, यहाँ पे एनिलीन है और इसके पैरा पे लगा हुआ है NO2, तो 4 नाइट्रोबेंजामीन हो गया ये। अब सवाल पूछेगा विच इज मोर बेसिक एंड वाई, तो हमको देखो क्या आना चाहिए, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है विच इज मोर बेसिक एंड वाई। तो यहाँ पर बच्चों हमें ये ध्यान रखना है कि वो ज्यादा बेसिक होगा जो, अब देखो दोनों ही एरोमेटिक है, तो जब दोनों एरोमेटिक हैं तो हम कहेंगे कि वो ज्यादा बेसिक होगा जहां पे बेंजीन के पास ज्यादा लोन पेयर हैं। तो आप देखो यार, यहाँ पे ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, पर देखो बच्चे यहाँ पर ये तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेगा, क्यों? हमने पढ़ा ये क्या लगाता है, -R -I। टॉल्वीन क्या लगाएगा, +I, तो इलेक्ट्रॉन दे देगा रिंग को। तो रिंग अमीर हो गई इस केस में, पर रिंग देखो गरीब हो गया इस केस में। तो मतलब जो 4 नाइट्रोबेंजामीन है वो कम बेसिक माना जाएगा एज कंपेयर टू पैराटोलुडीन। आगे बढ़ रहे हैं बच्चे। तो नेक्स्ट इसमें आता है बच्चों कि अगर आपके पास सॉल्युबिलिटी का सवाल आ जाए कि कौन ज्यादा सॉल्युबल है इस चैप्टर में, तो आप इस बात को समझिएगा कि सॉल्युबिलिटी अमीन्स वाले चैप्टर में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के। मतलब जो ज्यादा अच्छा हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाएगा बेटा वो ज्यादा सॉल्युबल होगा पानी के अंदर। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर कोई ज्यादा सॉल्युबल है तो उसकी बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बेहतरीन तरीके से बढ़ जाएगी। तो हमने पढ़ा था केमिकल बॉन्डिंग ग्रेड 11th में कि H बॉन्डिंग का जो ऑर्डर है वो FON है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कभी मेरे पास लेट्स सपोज C2H5OH आ गया और मान लो कभी मेरे पास C2H5NH2 आ गया और मुझसे पूछा गया बताओ पानी में कौन ज्यादा सॉल्युबल है, तो मैं हमेशा बोलूंगा कि इथेनॉल ज्यादा सॉल्युबल है। क्यों? क्योंकि इसकी जो H बॉन्डिंग है वो कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्गर है एज कंपेयर टू NH की। बट मान लो बच्चों कल को सवाल अगर ऐसे आ जाता है
कि मेरे पास है CH3NH2 और दूसरा देखो बच्चे मेरे पास है CH3, यहाँ पे N और यहाँ पे CH3 और देखो ये H। और मान लो अब मुझसे पूछता है बताइए अब कौन ज्यादा सॉल्युबल है, तो बच्चे अब मैं क्या समझूंगा, देखिए यहाँ पे N के पास 2 H लगे हैं, ये बनाएंगे H बॉन्डिंग, और यहाँ पे N के पास एक ही H लगा है, तो H बॉन्डिंग ये ज्यादा बनाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये ज्यादा सॉल्युबल होगा। आगे चलते हैं बच्चे। तो कल को मान लो अगर सवाल आता है कि आपके पास है बेंजामीन या फिर एनिलीन, है ना, और आपके पास दूसरा केस है बच्चे दैट इज योर CH3NH2, और अब अगर आपसे पूछ ले कि बताइए कौन ज्यादा सॉल्युबल है और क्यों, तो ध्यान रहे देखो इस बार तो दोनों के पास आपको H दिखाई दे रहा होगा, लेकिन यहाँ पे क्या कार्बन कंटेंट बढ़ गया, तो जब कार्बन कंटेंट बढ़ जाता है तो उस केस में, जब कार्बन कंटेंट बढ़ जाएगा तो उस केस में आपको ये समझना है कि वहां पे बॉइलिंग पॉइंट घट जाएगी, क्योंकि नॉन पोलर कैरेक्टर क्या हुआ, बढ़ गया बच्चे। तो हमने देखा कि अब अगर हम इन दोनों केसेस में सॉल्युबिलिटी को चेक करें बच्चे, तो यहाँ पर क्योंकि मोर नंबर ऑफ कार्बन है, तो कार्बन आप सबको पता है कि कार्बन क्या होता है, नॉन पोलर इन नेचर होगा। जब ये नॉन पोलर कैरेक्टर बढ़ जाएगा तो सॉल्युबिलिटी बच्चों पानी के अंदर कम हो जाती है। तो आगे बढ़ते हैं। तो अगला टॉपिक आता है आपके पास, वो है प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स, कि हम अमीन्स को बच्चों कैसे बना सकते हैं, प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स। तो देखो सबसे पहला और सबसे बेहतरीन तरीका आपके कोर्स में क्या है, अगर आपके पास RNO2 है और हमारा ये जो R है अगर ये बच्चे एलिफेटिक है, मतलब डायरेक्ट ये मतलब बेंजीन नहीं है, तो आपने अगर इसको ट्रीट किया लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ, ये एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ये क्या करेगा, इन दोनों O को हटाएगा, 2H को लगाएगा, क्या मिल गया देखो आपको बच्चे RNH2, 1 डिग्री अमीन मिल गया। अगर आप इसी चीज को कल को कर दो निकल H2 के साथ, अगेन बच्चे आपको मिल जाएगा RNH2। रिड्यूसिंग एजेंट करते क्या है यार, वो O को हटाते हैं और H को बच्चों लगाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, बट पॉइंट टू बी नोटेड क्या है, अगर कल को आपके पास यहाँ पे बच्चों नाइट्रोबेंजीन है और आपने इसको कर दिया लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ, तो ध्यान रहे नो रिएक्शन, ये इसको रिड्यूस नहीं कर पाएगा, नो रिएक्शन टू कन्वर्ट इनटू NH2, नो रिएक्शन टू कन्वर्ट इनटू NH2, ये बात ध्यान रहे सबको। तो आखिर हम नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन कैसे बना सकते हैं, तो क्या करना, SnCl HCl H2 कर देना बच्चे, या फिर FeHCl H2 कर देना बच्चे। तो ऐसा करने पे आप नाइट्रोबेंजीन से सीधे बच्चों बेंजीन को बना लेंगे, तो ये रहा, सॉरी सीधे आप एनिलीन को बना लेंगे, तो ये केस था। अच्छा इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, अगर हमारे पास कभी RCN है और हमने देखिए, हाँ आप सबको पता होना चाहिए कि CN का जो नाम है उसे हम नाइट्राइल कहते हैं। अब नाइट्राइल जो शब्द है वो तब लगाते हैं जब CN के कार्बन को भी काउंट करते हैं बच्चे। अगर आपने कभी CN को ट्रीट कर दिया लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ, ध्यान रहे टोटल 4H है, 2H इधर और देखिए बच्चे 2H इधर, अब आप समझ सकते हैं हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया RCH2NH2। हमें ध्यान के रखना है बच्चों कि ये जो मेथड है इस मेथड का हम नाम देते हैं चेन प्रोपगेशन मेथड, दिस इज नोन एज चेन प्रोपगेशन मेथड कहते हैं बच्चे इसको, चेन को बढ़ाने के तरीके को हम कहेंगे चेन प्रोपगेशन मेथड। आई होप सबको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं बच्चे। तो तीसरा तरीका आपके कोर्स में है वो है हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, या इसी को आप कह सकते हैं हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन, हॉफमैन डिग्रेडेशन। इसमें क्या होगा जी, ये एक चेन को रिड्यूस करने का तरीका है, रिड्यूस करने का तरीका मतलब कार्बन की चेन जो है बच्चों वो कम हो जाएगी। तो क्या समझेंगे, मान ली, अच्छा ये ध्यान रहे कि ये दिखाता कौन है, अमाइड ग्रुप, तो अमाइड का फॉर्मूला RCONH2, इसका रीएजेंट क्या होगा बच्चे, तो पहला हो सकता है NaOH प्लस Br2, या आप कैसे कहोगे और KOH प्लस Br2। तो ये दोनों करते क्या है, ये रिएजेंट अगर कहीं आपको दिखाई दे
तो आप समझ जाइएगा कि रिएक्टेंट मेरा अमाइड था। अमाइड को जब इसके साथ करोगे बच्चे तो ये CO ग्रुप को खा जाएगा। क्या मिलेगा आपको यहाँ पे? RNH2। सिंपल सी बात। तो देखो आपने देखा कि आप अमाइड से कहां पहुंच गए? 1 डिग्री अमीन पहुंच गए बच्चे। ठीक है, तो कल को मान लो अगर आपको बेंजामाइड देता है, बेंजामाइड का देखो जी फॉर्मूला क्या है? CONH2। आपने बेंजामाइड को ट्रीट कर दिया बच्चे NaOH प्लस Br2 के साथ। आपको ध्यान क्या रखना है? CO को खा जाएगा। क्या मिल गया आपको यहाँ पे? एनिलीन। तो हमने देखा कि जब भी हमें ऐसा मिले अमाइड और आपके पास NaOH प्लस Br2 है तो आप इस तरीके को करिएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चे। अगला तरीका आपका है हॉफमैन अमोनोलिसिस। हॉफमैन अमोनोलिसिस, अमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। हॉफमैन अमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। कैसे समझोगे इसको आप? ये सिंपल तरीका है, इसमें हम करते क्या? अमोनोलिसिस का मतलब है अमोनिया को तोड़ना इन द प्रेजेंस ऑफ एल्काइल हैलाइड। आपको ध्यान क्या रखना है बच्चे? आप इस तरीके से 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन्स बनाते हो। मजे की बात क्या है? 4 डिग्री भी बना सकते हो यार। तो करते कैसे हैं? सिंपल सा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। मान लो आपके पास अमोनिया है बच्चे, आपने अमोनिया को ट्रीट कर दिया CH3Cl स्लैश HCl के साथ। होगा क्या यार? ये CH3 प्लस जाके इस H प्लस को रिप्लेस कर देगा। मैंने H प्लस क्यों बोला? क्योंकि जो हाइड्रोजन नाइट्रोजन से लगा होता है वो एक्टिव हाइड्रोजन कहलाता है। देखो आपको यहाँ पे क्या मिल गया? CH3NH2 और ये आपका बच्चे 1 डिग्री अमीन कहलाएगा। अब आप इसी 1 डिग्री अमीन को फर्दर कर दो CH3Cl HCl के साथ। अब क्या होगा जी? अगेन इसका एक H चला गया और ये ग्रुप जाके इसको रिप्लेस कर देगा। आपको मिल गया CH3NH और यहाँ पे आ गया जी लोन पेयर। अब आपने क्या किया? आपने फिर से इसे कर दिया CH3Cl के साथ। अब क्या होगा बच्चे? ये Cl गया, ये CH3 प्लस अगेन जाएगा, इस H को भगाएगा और आपको मिल गया CH3, ये N, ये CH3 और देखिए ये आ गया आपके पास CH3। ठीक है, अच्छा अभी भी यहाँ पे देखो लोन पेयर है। तो अगर आपने अब इसे कर दिया अगेन CH3Cl HCl के साथ, अब क्या होगा बच्चे? ये प्लस ग्रुप निकलेगा जाके इस लोन पेयर पे अटैक कर देगा। क्या मिल गया हमको? CH3N CH3 CH3 और देखिए ये CH3 और यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। तो ये कहलाता है आपका क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट। क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट। तो ये आपने अमीन्स को जनरल तरीके से बनाना भी सीख लिया। फाइन। अब बात करते हैं हम लोग कि कौन कौन सी रिएक्शंस ये एनिलीन दिखा सकता है, जैसे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस और कौन सी हैं। तो सबसे पहले बच्चों हमको जो ध्यान रखना है वो ध्यान रखना है, अगर हमारे पास 1 डिग्री एलिफेटिक अमीन है, 1 डिग्री एलिफेटिक अमीन, जिसका मतलब हुआ हमारे पास अगर कल को RNH2 है और हमने इसे कर दिया होनो के साथ। होनो को बच्चे हम लोग क्या कह सकते हैं? HNO2। तो क्या होगा आपको समझना है, इसका H2 गया और इसका O गया, जल बाहर निकल गया बच्चे। इसका N गया और इसका भी N गया, नाइट्रोजन के बुलबुले बाहर निकल गए बच्चे। बचा क्या यार? OH। तो क्या बन गया आपको? प्लस ROH। तो अगर कभी आपको 1 डिग्री अल्कोहल बनाना हो एलिफेटिक अमीन से, आप सिंपल सा उसे HNO2 या होनो के साथ कर देंगे, आपको मिल जाएगा। आपको ध्यान रखना है होनो या HNO2 को नाइट्रस एसिड कहते हैं। इसे इन सिट्यू बनाते हैं, मतलब ऑन द स्पॉट बनाते हैं, वरना बच्चे ये एक्सप्लोसिव होता है। बट मान लो अगर कल को आप यही रिएक्शन एनिलीन के साथ कराते हो, तो आपको ध्यान रखना है बच्चे, एनिलीन के साथ कराने पे आपको बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड मिल जाएगा N2Cl। क्या एलिफेटिक अमीन के साथ भी डायजोनियम सॉल्ट मिलता है? तो हम कहते हैं यस, हमें डायजोनियम सॉल्ट मिलेगा, लेकिन वो अनस्टेबल होगा क्योंकि उसमें कोई रेजोनेंस नहीं होता। आगे चलते हैं बच्चों। तो ये केमिकल टेस्ट भी है क्योंकि यहाँ पे जो N2 निकलता है वो एज अ बबल बाहर निकलता है। नेक्स्ट, अगर मान लो हमारे पास RNH2 है या कोई भी एलिफेटिक 1 डिग्री अमीन है और आपने इसे कर दिया एल्कोहलिक KOH
प्लस क्लोरोफॉर्म के साथ। तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे आपको मिलेगा RNC, और आपको पता होना चाहिए ये फाउल स्मेल देती है। और बच्चे आपको पता होना चाहिए कि ये केमिकल टेस्ट है, इस टेस्ट का नाम होता है कार्बल अमीन रिएक्शन। मैं लिख देता हूं आपके लिए, कार्बल अमीन रिएक्शन, या इसे हम कहते हैं एल्काइल आइसोसाइनाइड टेस्ट, फाउल स्मेल से पहचानी जाती है। तो पूछता है जी क्या एनिलीन भी ये रिएक्शन दिखाएगा? तो हम कहेंगे यस, एनिलीन भी ये रिएक्शन दिखाता है। हम इसे अल्कोहलिक KOH और क्लोरोफॉर्म के साथ करेंगे, तो हमको पता होना चाहिए बच्चे कि ये बन जाएगा NC, जिसका की नाम है फिनाइल आइसोसाइनाइड टेस्ट, फाउल स्मेल। आगे बढ़ते हैं बच्चे। तो क्या बेंजाइल अमीन दिखाएगा? कहेंगे यस, बेंजाइल अमीन भी दिखाएगा। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पे CH2NH2 है। ये समझ गए? आई होप सबको समझ में आ गया। तो हमें यहाँ पे मिलेगा CH2NC की फाउल स्मेल। आगे चलते हैं बच्चे। तो अगला आता है इसमें EASR फॉर एनिलीन। EASR फॉर एनिलीन मतलब फुल फॉर्म क्या हुआ? इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फॉर एनिलीन। देखो बच्चे क्या होता है, जिन भी ग्रुप के पास जो रिंग से लगे होते हैं, अगर उनके पास लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज है, तो हमको पता है कि रिंग को एक्टिवेट कर देते हैं ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे बिकॉज ऑफ प्लस R। आपको ध्यान क्या रखना है, यही काम एनिलीन भी करेगा, एनिलीन भी रिंग को अमीर करता है। पर अब देखो आपको समझना क्या है, क्या एनिलीन बेंजीन के ऊपर फ्रिडल क्राफ्ट, क्या एनिलीन के ऊपर हम लोग फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन कर सकते हैं? तो हमको आना चाहिए बच्चे, हम ऐसा नहीं कर सकते। इसके पीछे रीजन क्या है? देखो हो जाना चाहिए था, क्योंकि भाई एनिलीन तो प्लस R दिखाता है, बट हो नहीं सकता बच्चे। क्यों? ये AlCl3 बीइंग अ लेविस एसिड, ये जाके अटैक कर देगा एनिलीन के लोन पेयर पे और एक डीएक्टिवेटिंग कॉम्प्लेक्स बना लेगा, इसलिए ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है बच्चे। आगे बढ़ते हैं। लेकिन क्या हम एनिलीन का एसाइलेशन करा सकते हैं? देखो मैंने ये नहीं बोला फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन, मैंने बोला सिंपल सा एसाइलेशन। तो आप इसको ट्रीट कर दीजिए CH3COCl के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन। पायरिडीन एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है। अब क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन खींच के भाग जाएगा, ये बन गया कार्बोकेटायन, ये जाके अटैक कर देगा इलेक्ट्रोफाइल, सॉरी यहाँ पे इसके H को भगा देगा, सॉरी ये अटैक कर देगा और इसके एक H को हटा देगा। देखो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, ये मिल गया आपको N, ये H, ये CO और ये CH3, और इसे कहते हैं क्या बच्चों? एसिटाइलाइड। अब साथ में क्या बना वो समझना। तो इसका एक H गया और इसका Cl गया, तो HCl बाहर निकल गया। तो हम पैराडीन क्यों यूज करते हैं? टू न्यूट्रलाइज द एसिड सो फॉर्म्ड। ये बात सब लोग ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट है हमारे पास, हमने क्या किया, हमने एनिलीन का कर दिया जी, एनिलीन को हमने ट्रीट कर दिया इस बार Br2 कार्बन डाइसल्फाइड से, या Br2CH3COOH के साथ। देखो ये कोई लेविस एसिड नहीं है, ये एक ऑर्गेनिक एसिड है। अब ये ध्यान रखना कि यहाँ पर मोनोब्रोमिनेशन हो जाएगा। तो जब मोनोब्रोमिनेशन हो जाएगा तो या तो आपको यहाँ मिलेगा, या तो बच्चे आपको पता ही है पैरा या ऑर्थो पर ही मिलता है, तो या तो यहाँ मिल जाएगा आपको। पर अगर मान लो आपसे कह दे कि आपने एनिलीन को ट्रीट कर दिया बच्चों उठा के Br2H2O के साथ, आपको ध्यान रखना है कि ये ट्राइब्रोमिनेशन का मेथड है, और यहाँ पे 3Br2H2O भी लिखा मिलेगा। इस बार आपको मिल जाएगा एनिलीन का, देखिए ऐसा, ये Br, ये Br, और देखो बच्चे ये Br, तो ये मिल गया आपको व्हाइट PBT। 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन कहते हैं इसको। नाउ नेक्स्ट बच्चे, केमिकल टेस्ट की तरह भी यूज कर सकते हो आप। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट इज, अगर आपने कल को एनिलीन का कर दिया लेट्स सपोज सल्फोनेशन, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब आप एनिलीन को H2SO4 के साथ ट्रीट करोगे, तो आपको इस तरीके का एक सब्सटेंस मिलेगा जो खुद में ज्विटर आयन होता है। ये मिलेगा बच्चे आपको SO3H। आपको पता है कि ये जो H इस O के बगल में लगा है, तो ये O इलेक्ट्रोनेगेटिव है, H बन जाएगा, प्लस बन के बाहर निकलेगा और जाके इस लोन पेयर पे बैठ जाएगा। तो आप समझ सकते हो कि आपको एक कंपाउंड मिलेगा जिसका की नाम है सल्फानिलिक एसिड। इसे हम कहते हैं बच्चे सल्फानिलिक एसिड, और ये एक ज्विटर आयन है। ज्विटर आयन जो शब्द है, इसका मतलब होता है कि अगर आपके पास सेम कंपाउंड में
पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों है, तो वो कहलाता है बच्चों ज्विटर आयन। ज्विटर आयन नॉर्मल कंपाउंड से ज्यादा सॉल्युबल होता है पानी में, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है। इसकी मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होती है क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है। अब बच गया एनिलीन का आखिरी रिएक्शन बच्चे, और वो है आपका नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन। तो जब आप एनिलीन का नाइट्रेशन करते हो तो होता क्या है, ऑर्थो या पैरा बनना चाहिए था, लेकिन आपको पता है कि HNO3 प्लस H2SO4 हम इसका रीजन लेते हैं, नाइट्रेटिंग मिक्सचर कहते हैं इसको। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट बच्चों हमको मिल जाता है NH2, और ये एक बार बन जाएगा यहाँ पे NO2। और ठीक है, तो ये क्या हो गया जी, ये हो गया ऑर्थो। फिर मिल जाता है बच्चों NH2 और यहाँ पे NO2, ये हो गया जी पैरा। और फिर मिल गया बच्चे NH2 और यहाँ पे NO2, हो गया बेटा आपका मेटा। अब मजे की बात क्या है कि आखिर मेटा पे कैसे आ गया। तो बच्चे ध्यान रखना कि during the reaction H plus is released from H2SO4, which get protonated on the lone pair of aniline and forms a strong deactivating compound, which is anilinium ion। और ये जो एनिलीनियम आयन है यही मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, क्योंकि रिंग पे लगे हुए एटम पे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो आप मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप कहलाओगे बच्चे। आगे बढ़ते हैं। तो अब अगला जो सवाल आता है आपसे वो बनता है कि आप डाईएजोटाइजेशन कैसे बनाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए आपने क्या किया, आपने जो है एनिलीन को ट्रीट कर दिया, मैंने करके बताया था आपको भी, NaNO2HCl, या कहीं कहीं पे लिखा रहता है NaNO2 प्लस H2SO4, या कहीं कहीं पे लिखा रहेगा बच्चे सिंपल सा होनो। तो आप क्या ध्यान रखेंगे, आप बना देंगे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। तो ये आपके मैक्सिमम इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एनिलीन चैप्टर में थे, मैंने आपको एक बार में ये बता दिया। आई होप समझ में आ गया होगा आपको।